नमस्कार। मेरा नाम तरुण। बचपन से ही मुझे सुबह सुबह उठकर सैर में जाने का आदत है। यह आदत मुझे मेरे दादाजी ने लगाई थी। बचपन से मैं और दादाजी हमेशा सुबह सुबह उठकर सैर के लिए निकलते थे। हम हमेशा वो एक ही रास्ते से सैर के लिए निकलते थे, जिस रास्ते के बीच में एक कब्रिस्तान भी पड़ता था। अब तो हमें आदत सी हो गई थी उस कब्रिस्तान से गुजरते गुजरते। जब मेरे दादाजी का देहांत हो गया तो उसके बाद मेरा एक दोस्त पुनीत मेरे संग सैर के लिए निकलने लगा। हम दो दोस्त अब उसी कब्रिस्तान से होकर हमेशा रोजाना सैर के लिए निकलते। पुनीत स्वभाव में थोड़ा चंचल प्रकृति का था, जो रास्ते भर चंचलपन करते हुए हमेशा मुझे परेशान करता था। पर सच कहूँ तो सैर में उसके बिना मजा भी नहीं आता। एक दिन हमेशा की तरह सुबह सुबह पुनीत मुझे उठाने मेरे घर आ पहुंचा। मैं भी उसकी आवाज़ सुनकर उठ गया और मुंह हाथ धोकर जल्दी जल्दी सैर के लिए तैयार हो गया। और हम दोनों दोस्त हमेशा की तरह सुबह सुबह सैर के लिए निकल गए। और चलते चलते हमेशा की तरह पुनीत की चंचलपन शुरू होने लगी। कभी वो दौड़ता हुआ दूर चला जाता, तो कभी दौड़ता हुआ जल्दी से मेरे करीब आ जाता। कभी बंदर की तरह लपक कर पेड़ और खंभों पर तुरंत चढ़ जाता, तो कभी कंकड़ पत्थर हाथ पर लेकर इधर उधर बिना मतलब के मारता रहता। कभी कभी तो उसका वो चंचलपन देखकर मेरे सर में दर्द होने लगता, तो कभी कभी उसका वो चंचलपन देखकर मैं अपना हंसी रोक ही नहीं पाता। उस सुबह भी हम इसी प्रकार से चल रहे थे। पुनीत अपने ही चंचलपन में इधर उधर भाग रहा था कि तभी उसका एक चप्पल टूट गया। अब वो उस चप्पल को हाथ में लेकर अपने टूटे चप्पल को ठीक करते हुए चल रहा था। उसका एक पैर में चप्पल था तो दूसरे पैर पर नहीं। चप्पल टूटने के कारण अब उसके चंचलपन में थोड़ा ठहराव आ गया था। हम आगे बढ़ ही रहे थे कि वह एक झटके के साथ करा कर गिर पड़ा। वह जिस प्रकार से अचानक गिर पड़ा, मैं भी एक पल के लिए डर गया और मैंने पूछा, ए बंदर, क्या हुआ अब तुझे? इस पर पुनीत ने अपने पैर पर देखते हुए कहा, उफ, शायद पैर में कांटा चुभ गया यार, जरा देख तो। मैंने उसके उस खाली पैर के नीचे देखा तो वहां सचमुच कुछ तो था। मैंने हाथ से निकाला तो वह एकदम छोटा सा कोई हड्डी का टुकड़ा था जो उसके पैर पर चिपक गया था। मैंने उस एकदम छोटे हड्डी के टुकड़े को निकालकर दूर फेंक दिया और उससे कहा, कुछ नहीं, एक छोटा सा हड्डी का टुकड़ा था। देखा, मैं तुझे कितनी बार कहता हूं कि इतना शरारत ठीक नहीं है। देखा ना क्या हुआ, फल मिल गया। उस टूटे हुए चप्पल को भी उसने वहीं बैठकर जैसे तैसे काम चलाओ बनाकर पहन तो लिया और हम फिर से सैर में आगे बढ़ने लगे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उस एक पैर से वो थोड़ा सा लंगड़ा लंगड़ा करते चल तो रहा था। पर हम चलते चलते अब उस कब्रिस्तान पर पहुंच ही गए। पुनीत अब बिल्कुल चुप हो चुका था। अब वो पहले की तरह वो बंदरों जैसा हरकत तो नहीं कर रहा था। उस कब्रिस्तान के रास्ते पर हम चल ही रहे थे कि पुनीत अचानक से रुक गया। मैंने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा तो वह अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करते हुए आश्चर्य भाव से सामने की ओर देख रहा था। उसका चेहरा देखते ही मैं समझ गया था कि वह बहुत ही डर गया है, पर किस चीज से मुझे वो पता नहीं। मैंने सामने की ओर देखा तो मुझे वहां कुछ खास दिखाई नहीं दिया जिससे पुनीत को डर लगे। मैं पुनीत से कुछ कहता उससे पहले ही पुनीत पीछे मुड़कर मुझे भाग कहते हुए पीछे खुद भागने लगा। मैं आश्चर्य से सामने की ओर देखता रहा कि उसे ऐसा क्या ही दिखा जो मुझे नहीं दिख रहा था। कुछ क्षण के लिए मुझे तो यह भी लगा कि शायद वो फिर से मुझसे मजाक ही कर रहा है, पर वो इस बार वापस आया ही नहीं। मैं भी आधा सैर करके घर वापस चला गया। पुनीत और मैं एक ही स्कूल में पढ़ते थे
हम दोनों तब 8वीं कक्षा में थे। उस दिन वो स्कूल में भी नहीं आया था। दोपहर को जब मैं स्कूल से वापस आया तो पुनीत के घर पुनीत को देखने में चला गया। दरवाजे पर ही उसकी माँ से पता चला कि पुनीत को बुखार है, इसलिए आज वो स्कूल भी नहीं आया था। मैं अंदर जाकर देखा तो पुनीत सो रहा था। फिर उसे बुलाए बिना ही मैं घर वापस चला गया। रात को मेरी माँ से पता चला कि पुनीत घर पर अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। बड़ा ही अजीब बर्ताव कर रहा है वो। गांव के कई लोग उस लड़के को देखने गया है। यह खबर सुनते ही मैं रात को दौड़ा दौड़ा पुनीत के घर चला गया। सचमुच वहां गांव के कुछ लोग भी इकट्ठा तो थे, जो बाहर से ही पुनीत के घर के अंदर झांक रहे थे। मैं कमरे के अंदर चला गया तो देखा कि पुनीत के दादाजी और उसके पिताजी ने पुनीत को बड़ा ही कसकर पकड़ रखा था। पुनीत के मुंह से झाग वाला पानी टपक रहा था और वो भी बड़ा ही क्रूर प्रकार से चिल्ला रहा था। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि उसे संभाल पाना बहुत ही मुश्किल था। बहुत देर तक उसने अपने पिताजी और दादाजी के चंगुल से निकलने का प्रयास किया और बाद में वो एकदम से बेहोश ही हो गया। वहां खड़े पड़ोसी प्रकार प्रकार की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि इसे शायद कोई हवा लग गया है। कोई कह रहा था कि इसे मिर्गी का दौरा तो नहीं हुआ। कुछ ही देर बाद धीरे धीरे पड़ोसी एक एक करके अपने अपने घर चले गए। मैं भी पीछे मुड़कर अपना घर वापस चला गया। कल का सवेरा बड़ा सुना सुना सा लग रहा था, क्योंकि उस सुबह पुनीत आया ही नहीं था। खैर, मैं खुद से उठकर मुंह हाथ धोकर सैर के लिए निकल गया, पर पुनीत के बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि एक बार पुनीत के घर से होकर निकलता हूँ, पता नहीं अब वो कैसा है। यह कहते हुए मैं पुनीत के घर की ओर चलने लगा। पुनीत के घर के कुछ नज़दीक जाते ही मुझे दिखा कि पुनीत के घर का वो कमरे का खिड़की खुला था, जहाँ पुनीत अकेला सोता था। मैं दौड़ा दौड़ा खिड़की के नज़दीक जाने लगा। कुछ दूरी से ही मुझे खिड़की से पुनीत दिखा। खिड़की के कुछ नज़दीक जाने पर मुझे दिखा कि पुनीत उठा तो जरूर था, पर उसके हाथ पांव रस्सी से बंधे थे। वह बस अपने बिस्तर पर चुपचाप बैठा था। मैंने खिड़की से उसे देखते हुए पूछा, ओए, अब कैसा है तबीयत? इस पर पुनीत कहने लगा, हाँ, पहले से तो कुछ ठीक तो लग रहा है। फिर मैंने पुनीत से पूछा, अब भी बुखार है क्या? इस पर पुनीत ने कहा, बुखार? पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। तू बाहर क्यों है? अंदर आना। मैं उसकी बातों को सुनकर अंदर उसके कमरे में पहुंच गया और उसके करीब बैठ गया और उसके माथे पर हाथ रखते हुए मैंने उससे कहा, बुखार तो है तुझे, पर बहुत ही हल्का। अच्छा, कल रात को तू क्यों चिल्ला रहा था यार? मैं रात को तेरा वो रूप देखकर बहुत सहम गया था। क्या हुआ था तुझे? इस पर पुनीत बड़े ही हैरानी से मुझसे कहने लगा, कल रात की बातें मुझे कुछ भी याद नहीं यार। और ये मेरे हाथ और पाँव के ऐसे क्यों बांध रखा है? उफ, सुनना, मेरे पीठ पर थोड़ा खुजली हो रहा है यार। मेरा हाथ जरा खोलना यार। उसकी वो बातें सुनकर मैं दोधार में पड़ गया कि उसके हाथों की रस्सी को खोलूं या नहीं। अगर इसके पिता को पता चला तो मुझे बहुत डांटेंगे, पर ना खोलो तो फिर इसके सामने बुरा बन जाऊंगा। फिर मैंने उसका वो एक हाथ खोलते हुए कहा, अच्छा सुन ना पुनीत, तेरा हाथ तो मैं खोल तो रहा हूँ, पर थोड़ी देर बाद मैं फिर से इसे बांध दूंगा। हाँ, बुरा मत मानना, नहीं तो अगर तेरे घर वालों को पता चल गया ना कि मैंने तेरे हाथ खोले हैं तो शायद मुझे डांटेंगे। ये कहते हुए मैंने उसका हाथ खोल तो दिया। उसका वो हाथ आज़ाद होते ही वह अपनी खुजली मिटाने लगा। खुजली करने के बाद वह अपने कलाइयों को देख रहा था। कुछ देर
ना तो मैं कुछ बोला, ना तो पुनीत कुछ बोला। वो माहौल कुछ देर के लिए एकदम शांत हो गया था। फिर मैंने बात बढ़ाते हुए उससे पूछा, अरे हाँ, एक बात पूछना तो मैं भूल ही गया तुझसे। तू कल वो कब्रिस्तान में क्या देखकर भागा था? मुझे तो वहां कुछ नहीं दिखा। मेरे इस सवाल पर उसने झट से मेरा पैंट का कपड़ा दबोच लिया और कहने लगा, कल कल की वो बात मुझे याद मत दिला यार, क्योंकि मैंने जो देखा वो बहुत ही भयानक था। मैंने उस कब्रिस्तान के रास्ते पर ठीक मेरे सामने कुछ ही दूरी पर एक आदमी दिखाई दिया, जो कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। मुझे तो पहले लगा कि वह आदमी दूर होने की वजह से मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है, पर देखते ही देखते वह आदमी लंबा और लंबा और लंबा होने लगा। वो देखते ही देखते सामने वाला चीड़ का जो पेड़ था ना, उससे भी अधिक लंबा हो गया था और मुझे देखते हुए जोर जोर से हंसने लगा था। उसका वो विशाल रूप देखकर मैं काफी डर गया था और मैं वहां से भाग गया। घर आते आते मुझे बुखार आने लगा था। उसकी इस बातों को सुनकर मुझे भी डर लगने लगा और मैंने कहा, पर पर कल मुझे वहां सचमुच कुछ दिखा ही नहीं यार। वो दृश्य सिर्फ तुझे ही दिखा। इस बात पर उसने मेरे पैंट के कपड़ों को जोर से दबोच लिया और मेरे करीब आकर फुसफुसाते हुए मुझसे कहने लगा, क्यों तरुण, तुझे भी देखना था वो लंबा आदमी? मैं चाहूं तो तुझे अब भी इसी वक्त दिखा सकता हूं। यह कहकर वो हंसने लगा। मैंने उससे कहा, अबे तुझे अब भी मजाक सूझ रहा है? तू नहीं सुधरने वाला। हाँ बस हो गया। अब क्या हंस हंस कर अपने घर वालों को जगाएगा क्या? चुप कर अब। पर पुनीत था कि बस हंसते ही जा रहा था। वो अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रहा था। अब मुझे डर डर सा लगने लगा था। मैंने उसे रोकने की कोशिश की। पुनीत, ओए, क्या हुआ तुझे? क्यों हंस रहा है इतना? अबे चुप कर। अबे क्या हो रहा है तुझे? और तुरंत उसने मेरे कपड़ों को और भी ज्यादा जोर से दबोच लिया और मेरे करीब आकर अपना दांत किटकिटाने लगा। उसका वो व्यवहार देखकर मैं अब सचमुच बहुत डर गया। डर के मारे मैंने वहीं बैठे बैठे पुनीत के घर वालों को अंकल आंटी कहते हुए बुलाया। मेरी वो जोर का आवाज सुनते ही और पुनीत की हंसी सुनते ही उसके घर वाले जल्दी जल्दी उठकर उस कमरे में आ पहुंचे। उसके घर वाले मुझे पुनीत के चंगुल से छुड़ाने में लग गए, जो कि इतना आसान नहीं था। पुनीत के उस एक हाथ में ही मानो 10 हाथियों का ताकत आ गया था, जिसके कारण उसके घर वालों को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी मुझे छुड़ाने के लिए। पर जैसे तैसे मैं छूट तो गया। पर पुनीत ठीक कल रात की ही तरह बड़ा गुस्से में अपने मुंह से झाग निकालने लगा था। मैं तो जैसे तैसे डर के मारे वहां से भागा भागा घर चला गया। उसके बाद मैं पुनीत के घर नहीं गया। बाद में पता चला कि उसी रात को बगल के गांव से एक झाड़ फूक करने वाले को बुलाया गया और उसी रात झाड़ फूक के दौरान पता चला कि उस जिस छोटी हड्डी के कारण वो उस रास्ते पर गिर पड़ा था, वो हड्डी तो किसी इंसान के हड्डी का एक छोटा सा टुकड़ा था। उसी इंसान के आत्मा ने पुनीत को अपने वश में कर लिया था। कहते हैं कि वह आत्मा पुनीत को इतनी आसानी से छोड़ नहीं रहा था, जिसके कारण वह झाड़ फूक करने वाले आदमी को पुनीत के घर लगभग 7 दिनों तक लगातार झाड़ फूक की विधि करनी पड़ी। उसके बाद पुनीत उसके चंगुल से छूट तो गया। पुनीत के साथ मेरी मुलाकात बस अब स्कूल में ही होती थी। अब तो पुनीत मुझे सुबह सुबह उठाने भी नहीं आता था। मेरा भी हिम्मत नहीं होता था कि पुनीत के घर जाऊं। बस उस घटना के बाद से मेरा पुनीत के साथ
बस बाहर बाहर ही मुलाकात होता था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का ये घटना आपको पसंद आया होगा। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही कहानियों के लिए। धन्यवाद सुनने के लिए।